नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक हुई खत्म। मुख्यमंत्री धामी समेत सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में हुए थे शामिल। आपको बता दें, राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष भी बैठक में रहे मौजूद। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत समेत प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में रहे मौजूद। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में हुई चर्चा। तो वही चुनावी रणनीतियों को लेकर इस बैठक में हुआ मंथन। थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की भी बैठक होगी। आपको बता दें, बड़ी खबर देहरादून से बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री धामी समेत सभी कैबिनेट मंत्री व राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष बैठक में मौजूद रहे। तो वही साथ ही साथ आपको बता दें, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत समेत प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद थे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में हुई चर्चा। चुनावी रणनीतियों को लेकर हुआ मंथन। थोड़ी देर में सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की भी होगी बैठक। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में राजधानी देहरादून से संवाददाता विशाल गर्ग फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? चुनाव के नतीजे अगर देखें तो जिस लगातार बैठकें नजर आ रहे हैं और बीजेपी की बड़ी बैठक आज रखी गई है। और इसमें देखें, मुख्य महामंत्री BL संतोष उत्तराखंड दौरे पर है। हालांकि उन्होंने कल भी जो बैठकें थे वो की थी और अब भी उन्होंने एक बैठक की है जिसमें लगातार वो जो चीजें हैं उनको देखते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह की क्या रणनीति रहने वाली है। और चुनावी लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और लगातार देखिए 5 बैठकें ताबड़तोड़ जो बैठकें होनी है वो एक के बाद एक बैठकें चलनी है। और ऐसे में देखिए सभी कैबिनेट मंत्रियों को भी यहाँ पर बुलाया गया था, सभी मौजूद रहे और सभी ने इसमें बैठक पे चर्चा भी की। क्योंकि देखिए चुनावी लिहाज से क्या कुछ रहने वाला है और क्योंकि साल भर का परफॉर्मेंस जनता के बीच में रखना है। तो ऐसे में देखिए उमंग, लगातार जो बैठकें हैं उसका दौर शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अभी देखिए क्योंकि 5 जो बैठकें होनी है, हालांकि सोशल मीडिया टोली की जो बैठक थी वो हो चुकी है, 5 समूह मंत्री और पदाधिकारियों के समूह की जो बैठक थी वो भी हो चुकी है। लेकिन अभी सोशल मीडिया वेंटिलेटर की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और टोली बैठक जो है वो भी एक दोबारा से शुरू होगी। और शाम को 4:30 से 5:30 के तक कार्यकर्ताओं से भी मिलने का जो समय है वो BL संतोष का रखा गया है, ताकि वो जो चुनावी चीजें हैं उन पर बात कर सके। पार्टी किस तरह से तैयार हो रही है, पूरा खाका किस तरह से तैयार हो रहा है। तो क्योंकि 2022 में जब इलेक्शन में जाएंगे तो पूरा जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, 5 साल की जो योजनाएं रही हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। तो तमाम पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा होती हुई नजर आ रही है और सभी की सभी बैठकें बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ताबड़तोड़ ये बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है उमंग यहाँ पर। जी बिल्कुल विशाल, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से आगामी 2022 चुनाव को लेकर, इसकी रणनीति को लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो वहीं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो बीजेपी सोशल मीडिया की ताकत को बहुत अच्छे से जानती है और शायद इसी वजह से अब सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की बैठक को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उमंग की देखिए, क्योंकि आज के समय में देखिए सोशल मीडिया बड़ा हावी है। तो ऐसे में सबसे जब महत्वपूर्ण जो रहेगा वो सोशल मीडिया ही रहेगा। और ऐसे में देखिए सभी तमाम जो पार्टियां हैं वो भी अपना अपना सोशल मीडिया बड़े अच्छे से हैंडल कर रही हैं। तो ऐसे में देखिए पार्टी की जो रणनीति है, किस तरह से चीजें परोसनी है सोशल मीडिया पे कि ताकि लोगों को लगे कि उनके लिए, उनके बेहतर के लिए कार्य हो रहा है। तो ऐसे में देखिए तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो चर्चाएं हैं वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में देखिए BL संतोष का जो दौरा है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है पार्टी के लिहाज से। और जिस तरह से वो ताबड़तोड़ बैठक कर रहे भी उनकी, हमने देखा कि पूरे दिन उनकी बैठकें चली और आज भी सुबह से वो बैठकों में, वैसे इससे पहले वो मुख्यमंत्री के साथ बैठे, उनकी पूरी कैबिनेट के साथ बैठे, साथ ही जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं अब वो उनके साथ बैठ गए हैं। तो तमाम जो ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा होती हुई साफ नजर आ रही है उमंग, क्योंकि एक बड़ी तैयारी 2022 में जाना है। और जिस तरह से देखिए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने साफ तौर से कह दिया था कि हम युवा मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के चुनाव में जाएंगे और जिस तरह से हमने 60+ जो सीटें हैं उसका टारगेट रखा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है उमंग, एक बड़ी जो चीजें हैं वो होती हुई नजर आ रही हैं। और एक के बाद एक बैठकों का मतलब ये साफ निकल करके आ रहा है कि चुनावी पार्टी को चुनावी तरीके से तैयार किया जा रहा है ताकि मजबूती के साथ इलेक्शन में उतरा जाए और 2022 में प्रखंड जो जीत है उसको लेकर के हासिल किया जाए। जी बिल्कुल विशाल, और लंबे समय से उत्तराखंड सरकार से पलायन और जो प्रवासी घर लौटे हैं उन्हें लेकर भी बात की जा रही है। तो इन मुद्दों पर भी क्या इस बैठक में चर्चा हुई और क्या कुछ निकल कर आया है?
बिल्कुल उमंग, देखिए सभी तरह की जो बैठक में सभी तरह के विषयों पर चर्चा हो रही है, चाहे वो पलायन पर हो, चाहे वो रोजगार पर हो, या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से कितनी योजनाएं अभी तक लागू कर दी गई हैं प्रदेश में और किस तरह से काम कर रही है पार्टी। क्योंकि पार्टी के जो छोटे अधिकारी हैं या फिर छोटे ऐसे लोग हैं जो जन जन तक, जो लोगों तक अपना समन्वय बना करके रखते हैं, उन सभी को भी इस बैठक में यहाँ पर बुलाया हुआ है ताकि वो सभी से बातचीत करे, सभी से पूरा एक खाका तैयार हो और किस तरह से हमें आगे जाना है, लोगों को किस तरह से लुभाना है, सभी जो एक साचा है वो तैयार हो रहा है। क्योंकि देखिए 2022 के जो इलेक्शन है वो ज्यादा दूर नहीं है, अभी से लगभग 5 से 6 महीने का समय है। तो ऐसे में पार्टी जो पूरी तैयारियां हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए सभी पार्टियों में अभी जिस तरह से हम उत्तराखंड के लिहाज से देख रहे हैं, सभी पार्टियों में बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या फिर आम आदमी पार्टी भी अपनी जो भूमिका है वो निभाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में देखिए अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है और ऐसे में देखिए चुनाव के समय में क्या कुछ खास वो कर सकते हैं, लोगों से किस तरह से समन्वय बना सकते हैं, तो उसको लेकर के तमाम चर्चाएं जो है आज बैठकें हो रही हैं और एक के बाद एक 5 बैठकें आज रखी गई हैं जो कि शाम को 6 बजे तक चलने वाली है। उमंग जी बिल्कुल विशाल, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, प्रदेश पार्टी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को केदारनाथ की आकृति भेंट कर सभी का अभिवादन भी किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों के साथ 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर चिंतन मनन किया। साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है इसे लेकर भी बातचीत की गई। इसके बाद सभी ने बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक में प्रतिभाग किया। तो वहीं उत्तराखंड में नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पदभार ग्रहण करने के अगले ही दिन बीजेपी सरकार को चुनौती देते हुए सत्ता में आने पर 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड भंग करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह एक्ट हक हुकूकदारियों के अधिकारों का हनन करता है। बीजेपी सरकार जिन वर्गों के लिए योजनाएं लेकर आई है वो वर्ग ही अगर उसका विरोध कर रहे तो ऐसे बोर्ड का क्या फायदा। इसलिए कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो इस एक्ट को खत्म किया जाएगा। कि हमारी मंशा ये है कि ये बिल्कुल किसी के ऊपर जानबूझकर थोपा गया एक्ट है जिसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। और हमारी सरकार अगर आएगी, मैंने कल भी कहा कि जो मेरे विचार हैं अध्यक्ष के रूप में वो विचार हमारी पार्टी की नीतियों में शामिल हो सके। ये समग्र रूप से सभी विषयों पर एक जवाब है। तो वही आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह विकासनगर पहुंचे, जहां प्रीतम सिंह का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। राज्य में बीजेपी की सरकार बने 4.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक राज्य में जनहित के लिए कोई विकास कार्य नहीं हुआ। महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं का उत्पीड़न और किसानों पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार चुप्पी साधे बैठी है। लेकिन प्रदेश की जनता 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका जवाब देगी और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद देना चाहता हूँ। राष्ट्रपति सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने मुझे नेता प्रतिपक्ष के रूप में दायित्व सौंपा है और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथियों ने एक कार्यक्रम किया। जहाँ तक आपने कहा कि नए कार्यभार को मैं कैसे समझता हूँ, सदन में 5वीं बार में जाने का मौका मिला। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नेहा जोशी को युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा ने एक विशाल जुलूस निकालकर नेहा जोशी का अभिवादन किया और इसी का जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी साहनी ने।
गणेश जोशी जी की पुत्री नेहा जोशी को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है युवा कांग्रेस की, जिसके तहत देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा उत्साह जो है युवाओं में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है जो भाजपा से जुड़े हैं। आप मेरे पीछे जिस तरीके से कारों की लाइनें देख सकते हैं कि नारेबाजियों के साथ साथ उनका आभार जो है व्यक्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सबके अंदर खुशी की ये लहर है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने से कहीं ना कहीं युवाओं का जो नेतृत्व है वो अच्छे से होगा और साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी वो हैं, तो कहीं ना कहीं एक मॉरल सपोर्ट जो है पार्टी को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें जिस कदर जो है उनका रहा है, साफ तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि युवाओं में कितना ज्यादा जोश है। उनको बड़ा पद मिलते ही युवाओं मोर्चा का, तो कह सकते हैं कि इस बड़े पद से चुनाव जो आ रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं सहायता जो है भाजपा को मिलेगी। अपने सहयोगी आकाश के साथ में साक्षी सानी, न्यूज इंडिया, देहरादून। तो ये आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में इंटर्न डॉक्टर की ओर से दायर स्थायी फंड याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से 18 अगस्त तक जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी और इस पर कब तक अमल किया जाएगा। आपको बता दें कि रविंद्र जुगरान व अनुपम ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 की घोषणा की थी। तो वही स्वास्थ्य सचिव ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा कि इसमें अभी विचार किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार को 18 अगस्त तक जनहित में जवाब देने के निर्देश दिए। The validity of the rules of Bar Council of Uttarakhand by way of which they are charging exorbitantly high registration fees। RLE के देहरादून की तरफ से हमने APIL फाइल की है और स्टैचूटरी प्रोविज़न 750 रुपये के लिए है, दैट के एनरोलमेंट के लिए केवल 750 रुपये देने हैं। बट बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड बाय वे ऑफ रूल्स एंड अदरवाइज ऑल्सो is charging from 18,000 to 38,000 from various candidates. So these provisions we have challenged before Honorable High Court, and Honorable Court has issued notices and asked the respondent authority to file counter affidavit within 4 weeks. तो वे उत्तराखंड बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ताओं के पंजीकरण के नाम पर भारी शुल्क वसूला जा रहा है, जिसे लेकर देहरादून की RLE के संस्था ने जनहित याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तराखंड बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया सहित राज्य व केंद्र सरकारों से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि रुलक संस्था के अध्यक्ष अवधेश कौशल ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि अन्य राज्यों की बार काउंसिल में अधिवक्ताओं का पंजीकरण शुल्क 750 रुपये निर्धारित है, लेकिन उत्तराखंड बार काउंसिल की ओर से विभिन्न श्रेणियों में 15,000 से 38,000 रुपये तक पंजीयन शुल्क लिया जा रहा है, जिसे अन्य राज्यों के समान किया जाना चाहिए। Challenge the validity of the rules of Bar Council of Uttarakhand by way of which they are charging exorbitantly high registration fees। RLE के देहरादून की तरफ से हमने APIL फाइल की है और स्टैचूटरी प्रोविज़न 750 रुपये के लिए है, दैट के एनरोलमेंट के लिए केवल 750 रुपये देने हैं। बट बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड बाय वे ऑफ रूल्स एंड अदरवाइज ऑल्सो is charging from 18,000 to 38,000 from various candidates. So these provisions we have challenged before Honorable High Court, and Honorable Court has issued notices and asked the respondent authority to file counter affidavit. तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों बारिश का कहर जारी है। ऐसे में भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते सहस्त्रधारा में वैकल्पिक मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसका निरीक्षण करने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सहस्त्रधारा को जोड़ने के लिए जो पुल बनाया गया था, जिसका वैकल्पिक मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये मार्ग 15 गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ता है और इस कारण 15 गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। उन्होंने कहा कि जानकारी मिलते ही फौरन अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया और अधिकारियों को जल्द लोगों के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वर्ल्ड बैंक द्वारा यहाँ पर सहस्त्रधारा को जोड़ने के लिए पुल बनाया जा रहा था और एक वैकल्पिक मार्ग जो कि लगभग 15 गांवों को जोड़ता है, भारी आपदा से, भारी बारिश से पूरी तरह बह गया है, जिससे लगभग 15 गांवों का संपर्क शहर से कट गया है
मुझे जानकारी मिली, इसलिए मैं सारे अधिकारियों को लेकर ये मौके पर आया और मैंने चीफ से भी बात की है, एसडीएम मेरे साथ थे। मैंने अध्यक्ष को निश्चित किया है कि तुरंत इसकी व्यवस्था की जाए, या तो ह्यूम पैड डाले जाएं या उस पर लोहे की सीट डालकर लोगों को आने जाने के लिए, आवागमन के लिए। तो वहीं पौड़ी के मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने विकास भवन सभागार में रेखीय विभाग एवं संबंधित अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्यालय संस्थान की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की स्पष्ट सूचना निर्धारित प्रारूप में 3 दिन के भीतर दें, ताकि प्राप्त सूचना का डेटा रिपोर्ट बनाकर समय पर शासन को प्रेषित किया जा सके। उन्होंने पंचायत राज विभाग को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत को कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हाईटेक किया जाना है, साथ ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन संयोजन हेतु राज्य एवं केंद्र वित्त की धनराशि को उपयोग में भी ला सकते हैं। ब्रॉडबैंड मिशन के संबंध में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हमारी कमेटी है, उसकी ये मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई थी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट्स और सब डिवीजन लेवल पे भी जितने ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, जैसा कि नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जो है उसका मैंडेट है, तो उसके क्रम में सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। स्पेशली जो हमारे जितने भी पंचायत भवन है, जो ग्राम पंचायत राज अधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है। और हमारे जितने भी हेल्थ विभाग के अंतर्गत जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स आते हैं, उनके जितने ऑफिसेज हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तो सभी का सूचना, एक तो पहले हम लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना है, इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ ये उपलब्ध करानी है सूचना कि वहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की वर्तमान में स्थिति क्या है, और जहाँ जहाँ जिन जिन जगह पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं है, फिर उसके संबंध में जो टोटल प्लानिंग हम लोगों को करनी है वो की जा रही है। आपको बता दें कि खटीमा के नानक मत्ता में पिछले 4 दिन से गुरुद्वारा नानक मत्ता प्रबंधक कमेटी और संगत के बीच चला रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। अकाल तख्त साहिब अमृतसर ने नानक मत्ता गुरुद्वारा कमेटी अध्यक्ष सेवा सिंह सहित 4 पदाधिकारियों का इस्तीफा ले लिया है। साथ ही जांच पूरी होने तक 5 प्रतिनिधियों की एक नई कमेटी भी गठित कर दी है। आपको बता दें कि 24 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर दौरे के बीच नानक मत्ता गुरुद्वारे में मत्था भी टेका था। इस दौरान गुरुद्वारा कमेटी पर संगतों ने गुरुद्वारा परिसर के बाहर महिला सांस्कृतिक दलों के नृत्य को मर्यादा का उल्लंघन बताया, जिसके बाद एक विवाद खड़ा हो गया। हालांकि गुरुद्वारा कमेटी और संगत दोनों मुख्यमंत्री धामी से नाराज नहीं है। मुख्यमंत्री के गुरुद्वारे आने का वो स्वागत करते नजर आए। अकाल तख्त से जो भी मेंबर आए थे, उन्होंने एक फैसला लिया गया है, उसमें जैसे जो पुराने पदाधिकारी थे 4, उनकी सदर से इस्तीफा लिया गया है। सरदार सेवा सिंह, जनरल सेक्रेटरी वो थे केहर सिंह, तन्ना सिंह और जसविंदर सिंह गिल, इन 4 पदाधिकारियों का इस्तीफा लिया गया है। देखिए, अगर हम अपने आत्मा से देखें, कोई दो राय नहीं है, हमारी मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, लेकिन जिस ढंग से इसको प्रचार तो किया गया है वो दुखदाई है। उतना उल्लंघन नहीं हुआ है जितना प्रचार किया गया है, और प्रचार उन लोगों ने किया है जो उसमें आस्था रखते हैं। तो ये आपको बता दें कि चमोली में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग और गौचर के बीच गलनाऊ में मलबा आने से बंद है। तो वहीं एनएच की 2 मशीनों द्वारा मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। तो वहीं कर्णप्रयाग नैनीताल नेशनल मार्ग कर्णप्रयाग के सुभाष नगर के नजदीक पहाड़ी से बोल्डर और मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। क्षेत्रपाल में रोड बंद हो चुकी है। जनपद चमोली में कुल 11 मार्ग जो है बंद है, और इसमें से एक पुरांचकरण गोपेश्वर का है, 3 कर्णप्रयाग के हैं, और जो है 5 जो है इसके थराली डिवीजन के हैं, 2 पोखरी के हैं। अच्छा, सभी डिवीजनों में, जनपद के सभी डिवीजनों में जैसे भी कार्यरत हैं, और सभी मार्ग जो है समय से खुली जाते हैं। जो इंटीरियर जो मार्ग है वो हो सकता है 1 आध दिन लेट खुलते हो, नहीं तो सेम डे खोल दिए जाते हैं। सभी जगह सभी तहसीलें और सभी लोग अलर्ट पे रखे गए हैं। सभी जगह के कंट्रोल रूम भी कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पे लगातार सूचनाएं भी आ रही हैं, जैसे ही अगर कोई रोड बंद हो रही है या कहीं पे बिजली आदि की खराबी आ रही है। और रोड्स के लिए भी हमारे पास पूरे जनपद में 131 मशीनें, एक्सकेवेटर, पोकलेन आदि तैनात किए गए हैं, और जो कि तत्काल बंद होते उस पर खोलने का काम भी कर रहे हैं।
तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए चमोली से संवाददाता सत्येंद्र पुंडीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है और अभी तक कितना कुछ मार्ग खोला जा चुका है? उमंग, देखिए लगातार 2-3 दिन से जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही, उसके बाद जो हाईवे है चमोली जिले में तो जगह जगह पे स्लाइडिंग आने के कारण अवरुद्ध हो जा रहा है। और अभी फिलहाल जो बड़ी अपडेट आई है कनप्रयाग गोचर जो राष्ट्रीय राजमार्ग था, फिलहाल गलनाओं के पास जो सुबह बाधित हुआ था उसको NH की मशीनों द्वारा खोल दिया गया है। लेकिन अभी भी कई ब्रांच सड़कें जो है लगभग 11 से 10 ऐसी ब्रांच सड़कें हैं जो अभी भी मलबा आने के चलते बंद है। फिलहाल जो कार्यदायी जो संस्थाएं हैं वो लगातार मार्गों को खोलने में जुटी हुई है। साथ ही PWD की जितने भी सड़कें हैं वहां पर PWD की तरफ से जेसीबी लगाई गई हैं ताकि जो लोगों का जो संपर्क मुख्य बाजार से जो कट गया था उसको जोड़ने का वहां पर प्रयास किया जा रहा है। और बारिश से जो हाईवे है वो जगह जगह पे पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से कई जगह बाधित हो रहा है। वहीं साथ ही जो मुसाफिर यहाँ से गुजर हैं उनको भी जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि जो जब से 4 धाम परियोजना की जो सड़कें कटी है उसके बाद जगह जगह पे जो सड़कों का कटान हुआ है उसके बाद कई जगहों पे पहाड़ से पत्थर और मलबा आने का जो डर है वो लगातार बना हुआ है। वहीं बारिश भी चमोली जिले में फिलहाल थम चुकी है, लेकिन रात को उसके बाद रात को कई दिनों से बारिश रात को आ रही है और उसके बाद जो सड़कें हैं और जो मलबा है वो हाईवे को बाधित कर रहा है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं पौड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में हुई बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जहां बारिश के चलते कई जगह सड़कें बंद हैं तो वहीं आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। तो वहीं रेखीय विवाद सड़क को सुचारू करने को लेकर युद्ध स्तर पर प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि मैदानी क्षेत्र श्रीनगर, यमकेश्वर और कोटद्वार में जहां 25 mm बारिश को दर्ज किया गया है तो वहीं इसके सापेक्ष पहाड़ी क्षेत्रों में 10 mm बारिश दर्ज की गई है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि बारिश के चलते जनपद की 49 रोड बाधित हुई हैं, जिसमें श्रीनगर गढ़वाल के समीप नरकोटा NH58 भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इन्हें खोलने के लिए लगातार रेखीय विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। तो वहीं इन रोड को खुलवाने के लिए 62 JCB मशीनें भिजवा दी गई हैं। जो कल की बारिश हुई है इसमें सबसे ज़्यादा हमारा मैदानी इलाके में बारिश हुई है 25 मिलीमीटर कोटद्वार और श्रीनगर में, कोटद्वार और वो ये यमकेश्वर में, और पहाड़ी इलाके में थोड़ा कम बारिश हुई है। मैक्सिमम जो है उसमें 10 mm हुई है। और कुल हमारी 49 रोडें बंद हैं, जिसमें जो है 24 विलेज रोड हैं और हमारे NH जो है चमधार में श्रीनगर के पास बंद है। और सभी रोडों को खोलने के लिए हमारी कुल 62 JCB इस समय तैनात हैं। जो वहीं आपको बता दें कि नैनीताल में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। आज कुछ देर बारिश से राहत के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ली और तेज बरसात एक बार फिर से शुरू हो गई। आपको बता दें कि कोरोना के प्रकोप के चलते बाजारों में पहले ही सन्नाटा छाया हुआ है, ऊपर से बारिश की वजह से व्यवसायियों पर दोहरी मार पड़ी है। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से नगर के नाले भी उफान पर है। तो वहीं लगातार बारिश से स्थानीय लोगों सहित नैनीताल मौज मस्ती करने पहुंचे पर्यटक भी कमरे में कैद होने को मजबूर हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आपको बता दें कि नैनी झील के जलस्तर में भी इजाफा हुआ है। तो ऋषिकेश के 20 बीघा क्षेत्र में देर रात एक तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। इस बीच तेंदुए की हरकत CCTV में भी कैद हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना ऋषिकेश रेंज अधिकारी महेंद्र सिंह रावत को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में गुलदार दस्तक दे चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।